देखिए जनाब, मैंने क्या किया, मैंने 3 एनर्जी स्टेट्स बना दी हैं एक एटम की। एक मेरे पास E1 है जिसे हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं, ये स्टेबल स्टेट हमारे पास होती है। मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास ग्राउंड या जो हमारे पास स्टेबल स्टेट है जिसमें एटम या इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं। उसके बाद एक एक्साइटेड स्टेट है E2 और फिर एक एक्साइटेड स्टेट है E3, जो कि मैंने आपको शुरू में प्रिंसिपल में बताया था कि ज्यादा एनर्जी लेवल्स होने चाहिए जिसमें से एक मेटा स्टेबल स्टेट भी होनी चाहिए। अब हमने किया क्या, सबसे पहले हमने ये किया कि यहां पर मैं जरा एटम्स को कुछ बना लेता हूं कि फर्ज करें ये कुछ एटम्स हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में बड़ी हंसी खुशी रह रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने डेल्टा E जो कि इक्वल है E3 माइनस E1 के, गौर से देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, E3 माइनस E1 लिखा है, यानी इस एनर्जी स्टेट और इस एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर मैंने एनर्जी दी। जब मैंने ये एनर्जी दी तो यहां से ये जंप करके कहां पर पहुंच गए, ये E3 स्टेट के अंदर पहुंच गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या ये E1 से E3 में खुद गए या मैंने इनको एनर्जी दी और मजबूर कर दिया कि यहां से यहां जाओ? तो आप बोलेंगे कि ये काम तो आपने खुद किया, आपने एनर्जी दी है। तो ये कौन सा स्टेप हो गया जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मेरा ख्याल यहां तक समझ में आ रही होगी। अब ये जो हमारे पास E3 स्टेट है इसकी जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड है। तो ये एक स्टेबल स्टेट नहीं है, इसका मतलब है। तो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से जंप लगाएंगे और जंप लगाकर कौन सी स्टेट के अंदर आ जाएंगे। मैं जरा स्टेट को आगे करके बना दूं, सॉरी इसको ऐसे करके बना लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहां से जंप लगाकर कौन सी स्टेट के अंदर आ जाएंगे, E2 के अंदर आ जाएंगे। तो E3 से ये जो E2 के अंदर आए, क्या इनको मैं लेकर आया या खुद अपना टाइम गुजारने के बाद आ गए? तो आप बोलेंगे खुद ही इतने टाइम के बाद यहां से जंप लगाकर यहां पे आ गए। तो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अब यहां पर ये लोग मौजूद हैं। ओके, अब आप देखिए क्या होगा। ये जो E2 है ये मेरे पास इसका जो लाइफ टाइम है वो है 10⁻³ सेकेंड। इसका मतलब है ये कौन सी स्टेट है, दिस इज द मेटा स्टेबल स्टेट। समझ में आ रही है? मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे, अब वो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा कि मेटा स्टेबल स्टेट क्या है। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट, इसका मतलब है कि अब यहां पे इन्होंने इतने टाइम तक रहना है। उस दौरान क्या हुआ, मैंने और एनर्जी दी। जब मैंने और एनर्जी दी तो जनाब अली और एटम्स को मैंने पहुंचा दिया कहां पे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो ये यहां पर मौजूद है, ये यहां पर है आगे। ओके, और जब ये यहां पर आ गए तो इन्होंने इतना टाइम यहां पे गुजारा और इतना टाइम गुजारने के बाद जंप लगाकर ये कहां पर पहुंच गए, ये जंप लगाकर E2 के अंदर पहुंच गए। अब यहां पर हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आ रही हो कि वो E2 से कब जाएंगे। तो देखें ये इन दोनों के टाइम में फर्क है ना। ये देखिए ये है -8 और ये है -3। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि फर्ज करें कि जी जिस तरह एक इदारा है, जिस तरह एक कॉलेज है, उसमें क्या है कि जी एक हमारे पास नीचे एक वेटिंग रूम है। तो जो बच्चा आता है वो उस वेटिंग रूम में पहले आता है, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाता है और उसके बाद वो क्लास में आ जाता है। तो वेटिंग रूम में वो कितनी देर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट रहा। उसके बाद क्लास में आएगा तो 1 घंटे तक क्लास लेता रहेगा, उसके बाद वापस जाएगा। तो इसका मतलब है वेटिंग रूम में जो बच्चा आ रहा है वो तेज़ी से जा रहा है, लेकिन जो क्लास में आ रहा है वो 1 घंटे तक बैठा रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो यहाँ पर पहुंचे E3 में, वो तो जंप लगा के जल्दी से E2 में आ गए, लेकिन E2 का चूंकि लाइफ टाइम इतना है, इससे बहुत ज्यादा है, तो वो यहां पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो E2 के अंदर ज्यादा एटम जमा होने शुरू हो जाएंगे। E3 तो फौरन खाली हो रहा है और ये भी खाली होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से ये तो सब चले गए। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, उसमें एटम्स की तादाद कम है और एक्साइटेड E2 E3 दोनों एक्साइटेड है, लेकिन E2 एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा है। इस चीज को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यहां पर जो कुछ हुआ वो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। ओके, पॉपुलेशन का मतलब है वही आबादी। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, हम बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच देयर आर मोर एटम इन द एक्साइटेड स्टेट देन इन द ग्राउंड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हमारे पास एटम मौजूद हैं कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, जबकि आमतौर पे से उल्टा होता है ना, ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर कम होते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉपुलेशन इन्वर्जन की टर्म समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब इससे पहले कि ये टाइम पूरा हो और यहां पे बहुत ज्यादा आबादी बन गई है हमारे पास, यानी बहुत एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा एटम मौजूद हैं, इससे पहले कि ये टाइम पूरा हो और ये जंप लगाकर वापस यहां पर आए, मैंने क्या किया, इस दफा मैंने डेल्टा ई जो कि बराबर है E2 माइनस E1 के, ये एनर्जी यहां से मैंने दी E2 माइनस 1, ठीक है, E2 माइनस E1, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी थी। तो हमें स्टिमुलेटेड इमिशन में आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जिन दो डिफरेंस के बराबर आप एनर्जी दे रहे हो, तो अगर वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं तो वो कहां पर आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। जनाब अली ये क्या करेंगे, यहां से जंप लगाएंगे और वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो एक साथ ये सारे जंप लगाकर वापस किधर आ जाएंगे, ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। जब ये सारे एक साथ वापस आएंगे तो ये सारे क्या करेंगे, ये फोटॉन्स इमिट करेंगे। क्या ख्याल है, जो भी जंप लगा के नीचे आ रहा होगा वो E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी देगा। तो एक E2 माइनस E1 के बराबर बहुत सारी एनर्जी एक साथ फोटॉन की फॉर्म में अवेलेबल, और एक मैं यहां से E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी दे रहा हूं। और चूंकि ये मैं खुद लेकर आया हूं तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, स्टिमुलेटेड इमिशन, मैंने स्टिमुलेट किया। और मैं ये बात जानता हूं कि ये इंसिडेंट फोटोन और ये जो इमिटेड फोटोन है ये इन फेज होंगे, ये कोहेरेंट होंगे। तो ये सारी बीम को हम क्या करते हैं, फिर एक असेंबली बना लेते हैं। उस असेंबली में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वो मटेरियल है जिस मटेरियल में हमने लेज़र को प्रोड्यूस करना है, तो एक तरफ से हम उसको फुली पॉलिश कर लेते हैं और दूसरी तरफ से हम उसको क्या कर लेते हैं कि हाफ पॉलिश कर लेते हैं। तो यहाँ जो फोटोन आके टकरा रहे हैं वो वापस मुड़ना शुरू हो जाएंगे, साइडों से कम फोटोन निकलेंगे और जो इंसिडेंट फोटोन है वो भी एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ से एक तरफ से जो इंसिडेंट फोटोन है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लेजर। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये सारी की सारी लाइट कोहेरेंट होगी। अब जब कोहेरेंट होती है तो कोहेरेंट लाइट आपस में मिलती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जमा होने शुरू हो जाएंगे। एक तो यह है कि लेजर लाइट हमारे पास क्या है, कोहेरेंट है। दूसरा, इसकी बहुत हाई इंटेंसिटी है। इसकी हाई इंटेंसिटी के बारे में मैं कमेंट करना चाहता हूं, मैंने किताब के अंदर इसको पढ़ा था, एक जापानीज राइटर की बुक थी, मैं आपको कभी किसी ने पूछा तो मैं कमेंट में उसको बता दूंगा। उसने कहा था कि जो लेजर की इंटेंसिटी है, दिस इंटेंसिटी इज मोर देन द इंटेंसिटी ऑफ द सन। जी हाँ, सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी है। सो हाई, बहुत हाई इंटेंसिटी है। और दूसरी बात यह है कि ये हाईली डायरेक्शनल है, ठीक है। ये एक बल्ब की तरह ये लाइट प्रोपेगेट होकर फैल नहीं जाती, बल्कि एक बीम की सूरत में जा रही होती है। सो जमीन से चांद पर लेजर लाइट को मारे और वहां पर किसी मिरर के जरिए उसको वापस रिफ्लेक्ट जमीन पर करें, जो डॉट जाते वक्त होगा वही डॉट आते वक्त होगा। और ये हो रहा है, इसके जरिए चांद पे हम कम्युनिकेशंस कर लें। तो हाईली डायरेक्शनल है और हाई इंटेंसिटी है, कोहेरेंट है हमारे पास। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लेजर के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसमें बहुत हाई एनर्जी, जरिए हाई इंटेंसिटी है तो एनर्जी भी अच्छी खासी ज़्यादा होगी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेज़र। लेज़र को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किताब में बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं। होलोग्राम के अंदर है, आई सर्जरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मेटल को काटने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देयर आर मैनी पर्पज, कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ की जा रही है लेज़र, ठीक है। सो आई बिलीव सो कि ये सारा समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू फील कि यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट मी। अच्छा, कुछ सवालात के जवाब यहाँ पर ये भी हो सकते हैं कि कोई ये भी पूछ सकता है कि जब मैं एक्साइटेड स्टेट E2 से E1 में स्टिमुलेटेड इमिशन वाला प्रोसेस करवा रहा था और मैंने E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी दी थी, तो ये सारे उठ के नीचे आ गए थे। लेकिन उस वक्त आपने देखा होगा मैंने एक एटम यहाँ पर छोड़ा हुआ था, तो वो जो एक एटम था वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके E1 से E2 में क्यों नहीं चला गया, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल था। इस सवाल का जवाब है पॉपुलेशन इन्वर्जन। याद रखिएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन रिस्ट्रिक्ट करता है इस एटम को कि तुम यहां नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेट फिलअप हुई है। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी भी ऑर्बिट को जाके फिल कर सकते हैं? नो, जो ऑर्बिट्स हैं दे आर द एनर्जी लेवल्स। तो एक एनर्जी लेवल होना चाहिए, उस एनर्जी लेवल के मुताबिक अगर एनर्जी है, नंबर वन। नंबर टू, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया कि एक स्पिन भी हमारे पास एक चीज होती है, अगर वो मौजूद है
तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे जाकर फिट होगा, वरना वो उस स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। जिस तरह फर्स्ट स्टेट के अंदर आप जानते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ मूव कर रहा है, इसलिए वो वहां पर दोनों मौजूद हैं। अगर उनका स्पिन सेम हो गई तो वहां पे नहीं रह सकते, वो एकदम से एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के भाग जाएगा। ओके, ये कुछ चंद बातें हैं जो कि टेक्निकल हैं। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन रिस्ट्रिक्ट दिस एटम टू जंप फ्रॉम E1 टू E2 एंड अलाउ E2 वाले एटम को कि टू जंप फ्रॉम E2 टू E1 एंड स्टिमुलेटेड एमिशन टुक प्लेस। मेरे ख्याल है मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, और इसी तरीके से ये ट्रांजिशन भी अलाउ नहीं है कि E3 से वो डायरेक्टली E1 में आ जाए। ये E3 से E1 में क्यों नहीं आ सकते? फिर वही सवाल का जवाब है कि ये सारे E1 से E3 में इसलिए नहीं आ सकते कि एक एनर्जी लेवल है, एक लाइफ टाइम है, उस एनर्जी लेवल और उस क्वांटम नंबर को फॉलो करते हुए ही आएंगे, ऐसे फिल नहीं होंगे। प्लीज बी केयरफुल। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहां पर एक चीज के बारे में और डिस्कशन मैं कर दूं जो हमारी बुक के अंदर है, पढ़ा आप उसको खुद लीजिएगा, यही तमाम प्रिंसिपल उसके अंदर है, और वो है रूबी के बारे में कि रूबी लेजर लिखा हुआ है। तो रूबी एक्चुअली एक मटेरियल का नाम है। तो रूबी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये हम बात कर रहे हैं रूबी के बारे में। तो मटेरियल है Al2O3, ये मटेरियल है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड मेरा ख्याल है। तो Al2O3 हमारे पास एक मटेरियल है, इसमें हम सम ऑफ एल्युमिनियम आर रिप्लेस्ड बाय Cr+3, क्रोमियम +3 से कुछ एल्युमिनियम एटम को, सारे नहीं, उस मटेरियल में समझ लें कि 10 लाख अगर Al2O3 है तो एक एटम ऐसा होगा जिसमें Al2 की जगह पर कौन आके फिट हो जाएगा? क्रोमियम +3 जाके फिट हो जाएगा, ऐसे कह लीजिए। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम Al2O3 में एल्युमिनियम को रिप्लेस करते हैं क्रोमियम से कुछ एटम्स के अंदर, तो अब जो नया बनने वाला मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं? रूबी कहते हैं। अब रूबी के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, बुक के अंदर सारा यही प्रोसेस लिखा है कि क्रोमियम एटम है, क्रोमियम एटम क्यों रिप्लेस किया? क्रोमियम एटम के अंदर खास बात यही है कि जनाब इसमें मेटास्टेबल स्टेट होती है, यानी मोर देन यानी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें से एक मेटास्टेबल स्टेट होता है जो कि लेजर के प्रिंसिपल के लिए हमारे पास क्या था? जरूरी था। तो ये क्रोमियम एटम है, उसके एटम्स हमारे पास हैं किस पे? E1 में, उसको आप E3 में लेके जाओगे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा, वो E3 से E2 के अंदर आएंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, फिर आप E2 - E1 के बराबर एनर्जी दोगे तो वो E2 से जंप करके E1 में आ जाएंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। सेम स्टोरी, सारे लव्स रूबी और सारे लव्स क्रोमियम के लिए इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे, और इनकी लाइफ टाइम लिखी होगी, बुक में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंशाल्लाह वो बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर टॉपिक साबित होगा। बट इवन इफ यू फाइंड के जी कोई सवाल पूछना है या कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच।